जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको वर्ष 2019 में पॉलिटिकल साइंस का जो प्रश्न आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आज इस ईयर का जो है वो आपको दूसरा क्लास है। इससे पहले भी इसकी एक क्लास हो चुकी है, तो अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और आप लोगों को जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और लाइक भी करें। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो आपको कब हुई थी। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1906। यानी कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है ना वो आपको कब होती है, तो यह आपको 1906 में होती है। तो फिर यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा, क्या जानते हैं कि ये जो मुस्लिम लीग है इसके संस्थापक जो थे कौन थे। तो साथियों, इसके जो संस्थापक थे वो आपको आगा खां थे। कौन थे? आगा खां, ठीक है ना। इसके अलावे आपको जो समीउल्लाह खां है ये भी इसके क्या थे कि आपको संस्थापक थे। तो याद रखिएगा कि आगा खां और आपको शमीउल्लाह खां इसके क्या थे कि आपको संस्थापक थे। क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में जो है वो आपको पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, कि आगा खां समीउल्लाह खां ये दोनों जो है मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। दूसरी बात कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा ये आपको ढाका में हुई थी, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। और यह जो मुस्लिम लीग है इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपको सांप्रदायिक माहौल को लेकर के आया कि आपको हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। 1905 में बंगाल का क्या होता है कि आपको विभाजन होता है, और बंगाल का जो विभाजन करता है वो आपको कौन करता है, तो याद रखिएगा कि बंगाल का विभाजन करने वाला जो आपको भारत का जो क्या था, वायसराय था, उसका नाम था आपको लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया जाता है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको 1906 हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों, भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत होती है 1991 में। और भारत में नई आर्थिक नीति शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो आपको प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को जाता है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि भारत में जो है वो आपको नई आर्थिक नीति शुरू करने का श्रेय किस प्रधानमंत्री को जाता है, तो क्या कहिएगा, पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा कि भारत में जो है आर्थिक उदारीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो ये जो नई आर्थिक नीति है इसी के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ नए विचारों का क्या हुआ कि आपको मतलब कि आगमन हुआ। वह नया विचार कौन कौन था, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। जैसे आपको उदारीकरण क्या है, उदारीकरण। उसके बाद है आपको वैश्वीकरण, इसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद है साथियों अगला वो है आपको निजीकरण। क्या है? निजीकरण। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो उदारीकरण है आखिरकार क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, उदारीकरण मतलब होता है अर्थव्यवस्था को उदार बनाना। और भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता जो कहा जाता है वो किन्हें कहा जाता है, तो याद रखिएगा वह आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है वो आपको कहा जाता है। और मनमोहन सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके नोटों पर हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये आपको पूर्व में क्या थे कि आपको आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे। उसके बाद है आपको वैश्वीकरण। तो देखिए, तो वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना है कि आपको जोड़ना। निजीकरण मतलब घाटे में चल रहे सार्वजनिक उद्यम को जो है निजी हाथों में सौंपना, यही आपको निजीकरण कहलाता है। तो साथियों, ये जो सारे चीज आप देख रहे हैं सबकी शुरुआत जो होती है वो आपको 1991 में होती है। तो कभी अभी अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो 1991 से। निजीकरण की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1991 से, ठीक है ना। उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी, 1991 में। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 28 में। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, इस पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो आपको कब हुई। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो आपको 1885 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो आपको बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो आपको, तो कांग्रेस के जो संस्थापक थे ना वह आपको एओ ह्यूम थे। कौन थे? एओ ह्यूम। और एओ ह्यूम का पूरा नाम क्या है, तो एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम जो है इसी का क्या है कि पूरा नाम है। फिर दूसरी बात आपका यह आ जाएगा कि ये जो आप देख रहे हैं कांग्रेस, ठीक है ना, इसके जो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे, तो साथियों इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह आपको डब्ल्यू सी बनर्जी थे। यानी कि व्योमेश चंद्र क्या कहेंगे कि आपको
बनर्जी, इसके क्या थे कि आपको पहले जो थे वो आपको अध्यक्ष थे, और प्रथम महिला अध्यक्ष कहेंगे तो वो आपको श्रीमती सॉरी क्या कहते हैं, श्रीमती एनी बेसेंट, ठीक है ना। उसके बाद प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहेंगे तो साथियों वो हो जाएगा, आपको कौन जानते हैं, सरोजनी नायडू। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा आप उसे देख लीजिएगा, और यह पार्टी जो है हमारे देश की सबसे प्राचीन पार्टी जो है वो आपको है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा दिनों तक अगर हम कहें कि आजादी के बाद सत्ता में रहने का जो रिकॉर्ड है वो आपको कांग्रेस पार्टी का ही है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो 28 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1956 से 1961, और पहली पंचवर्षीय योजना कहेंगे तो यह आपको 1951 से क्या कहेंगे 1956, और तृतीय पंचवर्षीय योजना कहेंगे तो यह आपको 1961 से 1966। तो जो भी पंचवर्षीय योजना है उसके काल को आपको याद रखना है। और भारत में पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है ना वो आपको किस देश से प्रेरित है। तो साथियों भारत में पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है ना वह आपको सोवियत संघ से प्रेरित है, और पंचवर्षीय योजना को ही आर्थिक नियोजन कहा जाता है। और यह जो आर्थिक नियोजन है साथियों याद रखिएगा, ठीक है ना, यह आपको समवर्ती सूची का क्या है कि आपको विषय है। तो ये जो 29 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए 30 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी, इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, यही पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन दे रहा है 1950, 1951, 1952, 1953। तो साथियों एनडीसी का गठन होता है 6 अगस्त 1952 को। तो याद रखिएगा डेट के साथ अगर पूछ दे तो क्या कहिएगा, 6 अगस्त 1952 को एनडीसी का क्या होता है कि आपको गठन होता है। फिर है कि एनडीसी का मुख्यालय क्या है तो आपको नई दिल्ली में। और एनडीसी का कार्य क्या था, तो यह कार्य था कि यह पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता था, उसकी जांच करता था। और राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष है वह कौन है, तो वो आपको पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर इसमें और भी यह दिया गया है जैसे 1950 में। तो देखिए 1950 में साथियों योजना आयोग का क्या हुआ था कि आपको गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। 1951 यहाँ पे आपको पहले वित्त आयोग का क्या होता है कि आपको गठन होता है। तो देखिए तो जो भी ईयर दिया गया है सबके बारे में बात करेंगे। 1953 में क्या होता है कि आपको राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो आपको बनता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग है यह आपको कब बना था, तो क्या कहिएगा 1953 में, ठीक है ना। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दिया था ये भी याद रखिएगा। यह जो अपनी रिपोर्ट देती है 1955 में, ठीक है ना। और इसी के रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो बनता है एक्ट वह आपको 1956 में। और इस एक्ट के तहत क्या होता है कि भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन होता है वो आपको भाषा के आधार पर किया जाता है। तो 30 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। तो साथियों ये जो पंचशील समझौता देख रहे हैं यह आपको भारत और क्या है कि आपको चीन के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, कब हुआ था ये भी पूछा जाएगा। तो यह आपको 29 अप्रैल 1954 को, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से बात आएगी कि बताइए कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले जो आपको भारतीय प्रधानमंत्री थे वह कौन थे। तो भारतीय प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो वो आपको पंडित नेहरू थे, यानी जवाहरलाल नेहरू। और अगर इसी में चीनी प्रधानमंत्री पूछा जाए तो हो जाएगा आपको चाउ एन लाई होंगे, क्या होंगे, चाउ एन लाई। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 32 में। क्या कह रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो आपको कब हुई थी। तो साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना होती है ना वो आपको 24 अक्टूबर 1945 को, डेट के साथ इसे याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या होता है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में क्या करते हैं कि आपको मनाते हैं। फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है। तो साथियों इसका जो मुख्यालय है ना वो आपको न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क जो है मैनहट्टन द्वीप पर कहाँ है, तो वह आपको अमेरिका में है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहेंगे, वहीं पर यह स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक जो सदस्य थे वो आपको कितने थे। तो देखिए संस्थापक अगर सदस्य देश की बात करेंगे तो वो आपको 50 था, ठीक है ना। लेकिन इसका 51वां जो सदस्य देश बना था वो आपको पोलैंड बना था। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में आपको 193 जो है वो आपको सदस्य देश है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। और भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है वो आपको एक संस्थापक सदस्य देश है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में ये सारे चीज जो है साथियों पूछे जाएंगे। संस्थापक कहने का मतलब हुआ कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। तो यह आपको 24 कहते हैं 30 अक्टूबर 1945 को बना था। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न आए आप उसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको
ए हो जाएगा। चलिए फिर है 1950। 1950 में योजना आयोग का गठन। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। 1955 में जो होता है वो आपको बाडुंग सम्मेलन होता है। एक नया चीज भी जान लीजिए, तो यह बाडुंग सम्मेलन जो होता है इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर होता है। तो आपके एग्जाम में किसी प्रकार के कोई प्रश्न आए, आप इसे बढ़िया से हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है साथियों कि आप इसे समझ गए होंगे। तो 32 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आपको 33 में लेकर। कह रहा है कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है। देखिए कह रहा है जॉन मेयर, ये भी नहीं है। टोनी ब्लेयर, ये भी नहीं है। डेविड कॉम मतलब कैमरून, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब इसका सही आंसर कौन है, तो ब्रिटेन के जो भी प्रधानमंत्री है वह भारतीय मूल का एक इंसान है जिसका नाम है आपको ऋषि सुनक, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। इनका नाम है आपको ऋषि सुनक, और यही जो है अभी आपको ब्रिटेन के क्या है कि आपको प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 36 में, सॉरी 34 में। कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है, मतलब कि भारत सरकार का जो फिनेंशियल ईयर है वह क्या है, यह पूछा जा रहा है। तो साथियों भारत सरकार का जो फिनेंशियल ईयर है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि भारत सरकार का जो लेखा जोखा का वर्ष है वह आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। तो उम्मीद है साथियों कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं और कुछ चीजों को और भी क्या करेंगे कि आपको जानेंगे, ठीक है ना। तो 34 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 35 में। कह रहा कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों जनता पार्टी के शासनकाल में जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो आपको मोरारजी देसाई थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी क्या है कि आपको प्रधानमंत्री बने थे, और सबसे अधिक उम्र में भी आपको प्रधानमंत्री बनने का अगर रिकॉर्ड किसी व्यक्ति के पास है तो वह कौन है जानते हैं, तो वह है आपको यानी कि मोरारजी देसाई। तो ये सारे चीज आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि जब जनता पार्टी का गठन हुआ था तो उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो आपको चंद्रशेखर थे। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। और जनता पार्टी का गठन कब होता है, 1977 में। और केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार भी जो बनती है ना वो आपको 1977 में। बीपीसी के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने मंडल आयोग के सिफारिशों को क्या किए थे कि आपको लागू किए थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो आपको बिल्कुल सही है। चलिए 36 में। कह रहा है कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। तो साथियों शिमला समझौता जो होता है वो आपको 1972 में, लेकिन यहाँ पे डेट पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता होता है। किसके बीच होता है, तो साथियों याद रखिएगा कि यह जो शिमला समझौता है, ठीक है ना, यह आपको भारत और क्या है कि आपको पाकिस्तान के बीच होता है। तो ये जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उस समय वह कौन होते हैं, ठीक है ना, ये भी तो पूछे जाएंगे। तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं साथियों वे होते हैं आपको इंदिरा गांधी। तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। और इंदिरा गांधी को हम लोग आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और पाकिस्तानी जो राष्ट्रपति होते हैं वो आपको जुल्फिकार क्या है कि आपको अली भुट्टो होते हैं। तो साथियों आपके एग्जाम में ये सभी चीज जो है पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे बढ़िया से देख लेंगे। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो आपको बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 37 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ अवस्थित है। तो साथियों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है वो आपको द हेग में है। कहाँ है, द हेग में। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको नीदरलैंड में, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो गठन होता है वो आपको 1946 में। और इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो होता है अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान किया जाता है, और इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या है वो आपको 15 है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो आपको 9 वर्ष का होता है। तो ये भी बात याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपको 9 वर्ष होता है। और कोई भी 2 न्यायाधीश जो होगा एक देश से नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र ऐसा अंग है जिसका जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ है जानते हैं, तो वो आपको द हेग में है, ठीक है ना। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का मुख्यालय जो है वह आपको क्या है न्यूयॉर्क में ना होकर द हेग में है। तो आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, मतलब कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो साथियों इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। तो साथियों यह आपको तमिलनाडु की क्या है कि आपको क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि DMK, ठीक है ना, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, या आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि ऑल इंडिया, ठीक है ना, क्या है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है, तो आप कहोगे तमिलनाडु का। जैसे आपको बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, ठीक है ना, लोक जनशक्ति पार्टी पारस है। इसके अलावा आपको विकासशील इंसान पार्टी है। ठीक उसी प्रकार से आपको तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी जो है वो आपको AIADMK
DM क्या है, ठीक है ना? चलिए उसके बाद है आपको ये जो देख रहे हैं उड़ीसा क्या है? उड़ीसा, तो उड़ीसा में जो है आपको क्या कहते हैं कि एक क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है ना? जिनके नेता जो है आपको नवीन पटनायक है, क्या है? नवीन पटनायक है, ठीक है ना? बीजू जनता दल, तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? इसके अलावा आपको मुस्लिम लीग जैसे जो पार्टी है, वो आपको केरल में, इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी जो कि आपको केरल में जो है अपना वर्चस्व जो है स्थापित करके रखा हुआ है, ठीक है ना? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, वो आपको बी हो जाएगा। चलिए, अब चलते हैं 39 में। क्या है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो देख मेरे भाई, भारत में जो राज्यों की संख्या है वो आपको 28 है। क्या है? 28 है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और केंद्र शासित प्रदेश पूछेंगे तो वह आपको 8 है। और इस प्रकार से भारत जो है राज्यों का क्या है? संघ है। और यह बात अनुच्छेद 1 में जो है वो आपको कही गई। तो 39 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 40 में। क्या कह रहा है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो भाई मेरे, भारत में जो दलीय व्यवस्था है ना, वह आपको बहुदलीय है। क्या है? बहुदलीय है। कहने का मतलब हुआ कि भारत में बहुत दल जो होते हैं चुनाव में क्या करते हैं कि आपको हिस्सा लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि सभी दल एक दूसरे से क्या करते हैं कि आपको प्रतियोगिता करते हैं, ठीक है ना? और जिसको बहुमत प्राप्त होती है वही आपको सत्ता में क्या होता है कि आपको लौटता है, ठीक है ना? या सत्ता को क्या करती है? प्राप्त करती है, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लीजिए। इसमें एक दलीय व्यवस्था था जैसे चीन और उत्तर कोरिया, इसमें एक दलीय व्यवस्था है। द्विदलीय व्यवस्था की बात करते हैं तो जैसे आपको ब्रिटेन हो गया, जहाँ कंजर्वेटिव पार्टी और आपको क्या है? लेबर पार्टी है। वहीं आप अमेरिका में जाइएगा तो वहां पर भी द्विदलीय व्यवस्था देखने को मिलता है, जिसमें आपको डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके अलावा जो है आपको रिपब्लिकन पार्टी। तो साथियों इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 41 में। कह रहा है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो साथियों भारत के लौह पुरुष के रूप में जो है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। तो इन्हीं को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, या भारत का बिस्मार्क कहते हैं। और दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू जो है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, जो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर या 597 फुट कहेंगे, ठीक है ना? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो आपको कहाँ है? तो गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया नामक स्थान पर जो है ये आपको स्थित है। और लगभग इसके निर्माण में आपको 3,000 करोड़ रुपए जो थे वो आपको खर्च हुए थे। तो इसका सही आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ से देखिए पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू को हम लोग आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। महात्मा गांधी, ठीक है ना, जिन्हें हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, बापू के नाम से भी जानते हैं, इन्हें मलंग बाबा भी कहा जाता है, इन्हें सदी का महापुरुष भी कहा गया है। तो साथियों जैसा प्रश्न रहेगा आप इसे देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति आपातकाल कब लगाया गया था? मतलब कि आपको राष्ट्रपति आपातकाल कह रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो हो जाएगा दिए गए ऑप्शन के हिसाब से 1975, ठीक है ना? देखिए हालांकि राष्ट्रीय आपात तब तक भारत में 3 बार लगा है, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। तो देखिए, तो राष्ट्रीय आपात जो है वो आपको भारत में कब कब लगा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए, एक है आपको 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, एक 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और एक 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया था कि आपको लगवाया गया था, ठीक है ना? तब तक हमारे देश में जो अनुच्छेद 352 है उसका प्रयोग जो है वो आपको 3 बार जो है वो आपको हो चुका है। तो जैसा ऑप्शन रहेगा आपको उस हिसाब से मानना है। तो 1962 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने वाले जो राष्ट्रपति थे वो आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन, 1971 में बीबी गिरी थे, 1975 में फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो जैसा प्रश्न पूछा जाएगा आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो 42 का सही आंसर आपको ये हो जाएगा। चलिए 43 में क्या कर रहा है? कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है वो आपको कहाँ आयोजित किया गया था? तो साथियों गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन जो है ना वो आपको बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। कब जानते हैं? तो यह आपको 1961 में, ठीक है ना? और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो किए थे वो आपको मार्शल टीटो किए थे। कौन किए थे? मार्शल टीटो। तो आपके एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछा जाएगा आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो जनक कहे जाते हैं वो आपको भारत के पंडित नेहरू, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो, मिस्र के कर्नल नासिर, घाना के नक्रुमा, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो। तो जिस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना? युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, ठीक है ना? ये सब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के क्या थे कि आपको जनक थे। तो साथियों जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको डी हो जाएगा। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना? चलिए अब चलते हैं आगे। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे भाई सार्क की जो स्थापना हुई थी वो आपको 7 से 8 दिसंबर 1985 को, ठीक है ना? तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। सार्क का मुख्यालय है कहाँ? तो वो आपको काठमांडू में। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग सार्क के बारे में क्या करते हैं कि आपको
जान लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सभी पूछे जाएंगे। तो सार्क का मतलब ही हो जाएगा आपको साउथ एशियन, क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन, क्या है, एसोसिएशन फॉर रीजनल, देखिए एसोसिएशन फॉर रीजनल क्या कहेंगे, तो आपको कोऑपरेशन, ठीक है ना, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसका हिंदी हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं दक्षेस, क्या कहते हैं, दक्षेस। तो देखिए, तो इसका जो गठन हुआ था 1985 में 7 से 8 दिसंबर को। इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय, वो आपको कहाँ है, तो ये आपको काठमांडू में, कहाँ है, काठमांडू में। तो साथियों ये भी आपसे पूछे जाएंगे कि सर का मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या कहिएगा कि यह जो है आपको काठमांडू में है, ठीक है ना। चलिए आइए, अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कि सार्क में सदस्य देश जो है वो आपको कितने हैं। तो सार्क में जो सदस्य देश है वो आपको 8 है। उसको हम कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक बताए थे कि श्री, क्या है कि आपको भाभू ने क्या किया, बाप का माल, किसका माल, बाप का माल किसको दे दिया बताइए, तो आपको अफगानिस्तान को दिया, किसको दिया, अफगानिस्तान को दिया। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते थे। देखिए, आइए इसको देखते हैं कि श्री भाभू ने कैसे अपने बाप का माल अफगानिस्तान को दे दिया। तो देखिए, तो सी से जो हो जाएगा साथियों, वो आपको क्या हो जाएगा, तो देखिए, तो सी से हो जाएगा आपको श्रीलंका, क्या हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है ना। उसके बाद भा से जो हो जाएगा वो आपको भारत, उसके बाद भू से जो हो जाएगा वो आपको भूटान, उसके बाद साथियों न से जो हो जाएगा वो आपको नेपाल, उसके बाद बा से जो हो जाएगा वो क्या, तो देखिए बा से हो जाएगा बांग्लादेश, क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। उसके बाद साथियों प से जो हो जाएगा वो आपको पाकिस्तान, ठीक है ना, क्या है, पाकिस्तान। और उसके बाद माल से जो हो जाएगा वो आपको मालदीव। और इस प्रकार से अफगानिस्तान तो है ही। तो इस प्रकार से सार्क में सदस्य देशों की संख्या पूछेंगे तो आपको कितनी हो जाएगी, 8। इसे भी याद रखिएगा। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है ना, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, या इनमें से कौन सार्क का सदस्य है। तो 44 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको बी हो जाएगा। चलिए 45 में कहा कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो साथियों भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पंडित नेहरू देश के पहले विदेश मंत्री और देश के पहले आपको प्रधानमंत्री। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देश के पहले विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री थे। के एम मुंशी संविधान बनाने वाली जो कार्य संचालन समिति थी, देखिए एक बार और दोहरा रहे हैं, कार्य संचालन समिति, उसके ये क्या थे कि आपको अध्यक्ष थे। जबकि संचालन समिति का सीधे पूछेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वह आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 46 में, क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो साथियों अनुच्छेद जो है वो आपको क्या जानते हैं, 352, जिसके तहत आपको राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो आपको लगाया जा सकता है। लेकिन इसमें कहीं पर भी अनुच्छेद 352 नहीं दिया गया है, तो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी 368 के तहत संविधान संशोधन, 360 के तहत जो होते हैं वो आपको वित्तीय आपात, 356 के तहत कहेंगे तो वो आपको राष्ट्रपति शासन, और आपको 352 के तहत पूछेंगे तो हो जाएगा आपको राष्ट्रीय आपात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 352। तो इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय आपात तब तक हमारे देश में 3 बार जो है वो आपको लागू हो चुकी है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे भाई जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुई थी। और जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो आपको मोरारजी देसाई थे। और मोरारजी देसाई इस प्रकार से पहले गैर कांग्रेसी क्या हो गया कि आपको प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है ना। जिस समय जनता पार्टी का गठन हुआ था उस समय पार्टी के अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो आपको चंद्रशेखर को बनाए गए थे, ठीक है ना। और जनता पार्टी के गठन में जो सबसे अहम भूमिका निभाए थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे, आपको 48 नंबर में करा कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम क्या है। तो देखिए, तो क्षेत्रवाद के कारण जो होता है क्या होता है जानते हैं कि अलगाववाद होता है। क्योंकि आज देखते होइएगा कि क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर जो होता है वो आपको राष्ट्रीय मुद्दे को भी कभी कभी बलि जो होती है चढ़ा दी जाती है। क्योंकि जैसे ही क्षेत्रीय सरकार मजबूत होगी, ठीक है ना, क्षेत्रीय सरकार की स्वाभाविकता जैसे ही आपको संघ की सरकार में होगी, ठीक है ना, संघ की सरकार जो हो जाएगी वो आपको लचीला हो जाएगी और वह एक मजबूत निर्णय जो है वो आपको नहीं ले सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि अलगाववाद होने की संभावना बनी रहती थी। इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो साथियों
क्यूबा संकट जो है वो आपको 1962 में क्या हुआ था कि आपको उत्पन्न हुआ था, ठीक है ना? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्यूबा संकट में था क्या? तो देखिए, तो क्यूबा जो है वो आपको अमेरिका के बगल का एक देश है, ठीक है ना? जो आपको एक साम्यवादी देश था, ठीक है ना? तो इसी को अमेरिका दबाने के लिए क्या है कि आपको तरह-तरह के प्रयास किए, ठीक है ना? एक बार ऐसी स्थिति आई शीत युद्ध काल में कि आपको सोवियत संघ जो है क्यूबा के चारों तरफ जो है वो आपको मिसाइल को लगा दिया। हालाँकि दोनों महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ इस समस्या का निपटारा जो है शांतिपूर्ण ढंग से कर लिया, ठीक है ना? तो क्यूबा संकट जो आया था 1962 में, 1961 में पहले गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ था, 1963 में पीटीबीटी पर क्या हुआ था कि आपको हस्ताक्षर जो है वो आपको हुआ था, 1964 में 27 मई के दिन पंडित नेहरू की मृत्यु हुई थी। तो जिस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएँगे, आप उसे देख लीजिएगा। तो 49 का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो वह आपको बी हो जाएगा। चलिए 50 में क्या निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो देखिए अरविंद केजरीवाल जो है एक पर्यावरणविद नहीं है। बाकी इधर जो देख रहे हैं सुनीता नारायण, मेघा पाटकर, आर के पचौरी, ये सभी लोग जो है क्या एजेंट हैं? तो आपको पर्यावरणविद है, लेकिन ये पर्यावरणविद नहीं है, ये आपको एक नेता है और अभी दिल्ली में क्या है कि आपको इन्हीं की सरकार है और ये दिल्ली के क्या है कि आपको मुख्यमंत्री है, ठीक है ना? तो आप पार्टी जो है यानी आम आदमी पार्टी उसी के संयोजक है कौन? तो अरविंद केजरीवाल। तो साथियों आज हम लोग क्या किए हैं कि 2019 के जो भी पूछे गए प्रश्न था, सारे प्रश्नों का हम लोग क्या किए हैं एनालिसिस किए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो साथियों तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर करें। तो चलिए साथियों आज की इस सेशन को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं। मिलेंगे फिर आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।